और यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी इलाके दोनेत्स्क शहर में धमाके की खबर सामने आई है। दोनेत्स्क शहर में रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। इस शहर को विद्रोहियों से खाली करवाने के लिए यूक्रेन की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है। तस्वीरें भी इस वक्त लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं। यूक्रेन और रूस का तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका की नजर बनी हुई है इस पूरे विवाद पर, पैनी नजर बनी हुई है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं। खुद जो बाइडेन की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं। यूक्रेन देखिए किस तरह से इस वक्त मुसीबतों में घिरा भी नजर आता है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बम धमाका और इससे पहले भी कई धमाकों की खबर तस्वीरों के जरिए सामने आ चुकी है। दोनेत्स्क शहर है ये, जहां पर रूसी विद्रोहियों का कब्जा है। रूस की तैयारी, वर्ल्ड वॉर की बारी। ताजा हालात को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। डिटेल आप तक पहुंचा दें। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले कुछ दिन यूक्रेन पर भारी हैं और रूस की सेना किसी भी दिन यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकती है, यानी कि चारों तरफ से यूक्रेन घिर सकता है हमले से। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए ये दुनिया के सामने भी आ चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंशन बढ़ गई है। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। सोचिए, विश्व के 2 दिग्गज नेता एक दूसरे से मुलाकात करने वाले हैं। विवाद कितना बढ़ चुका है। दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ इस मुलाकात से निकलकर सामने आता है। क्या रूस पूरी तरह से कदम हटाएगा या फिर वही दावे करेगा जो इससे पहले भी करता आ रहा है। और यूक्रेन पर बढ़ते रूस के खतरे के बीच अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें जो ली उसे जारी किया है। वो तस्वीरें से पहले भी हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन कुछ और तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आई हैं, जिनमें यह मालूम चला है कि रूस ने किस तरह से सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा सबूत है। जारी सैटेलाइट तस्वीरों से यह मालूम चला कि यूक्रेन की सीमा से कुछ दूरी पर रूस ने अपनी सेना का एक बड़ा कैंप लगाया, जिसमें कई जंगी हेलीकॉप्टर्स, टैंक और दूसरे जो सामान युद्ध से जुड़े हुए हैं, जो आधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस है, वो यहां पर मौजूद है। सेना की गाड़ी आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट मैक्सर से जारी की गई वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि रूस भले ही पीछे हटने की बात कर रहा हो, यह दावा कर रहा हो, लेकिन उसके दावों में सच्चाई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और ये तस्वीरें टेंशन बढ़ा रही है, तनाव बढ़ा रही है। विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दे रहा है, लेकिन नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच जो ये विवाद बढ़ा है, कहीं महायुद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर ये महायुद्ध हुआ तो एक महाटक्कर होगी, क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि वो रूस के सिर्फ जुबानी वायदों पर यकीन नहीं करेगा जब तक कि उसको उस हकीकत वाली तस्वीर से पक्के सबूत नहीं मिलते। और वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच रूस की परमाणु ड्रिल से पूरी दुनिया सहम गई है। यह अभ्यास एक दिन पहले शुरू हुआ और 10 दिनों तक यूं ही चलेगा। दरअसल रूस की इस हरकत के बाद अमेरिका ने फिर दावा किया कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका अलर्ट पर है। यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की महाबैठक भी बुलाई है। यही नहीं, ब्रिटेन ने तो यहां तक कह दिया कि रूस यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़े युद्ध की योजना बना रहा है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात पैदा कर रहा है। वहीं भारत ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस आने की सलाह दी है। इससे साफ हो रहा है कि कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू हो सकता है या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यही वजह कि भारत भी अपनी तरफ से कह रहा है कि जो लोग यूक्रेन में बसे हुए हैं हमारे, उन्हें वापसी कर लेनी चाहिए। देखिए, अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इस महायुद्ध का आगाज करने वाला है। आपको समझाते हैं कि आखिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दरअसल एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां पर एक देश छिपकर, जानबूझकर खुद की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो ये बताता है, ये प्रदर्शित करता है कि उसके दुश्मन देश ने उसके साथ ये सलूक किया है, जिसकी आड़ में ऐसा करने वाला देश अपने शत्रु देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए युद्ध करने का जो दोष होता है, शुरू करने का जो दोष होता है, वो अपने प्रतिद्वंदी देश पर डाल देता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। फॉल्स फ्लैग रणनीति
रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में इससे पहले भी किया जा चुका है। इतिहास पर नजर डालेंगे तो कई ऐसे मौके आए जहां पर फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देशों पर यह हमला किया गया। क्या रूस वाकई इसका इस्तेमाल कर सकता है? यह सवाल यहां पर बरकरार है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर फोन पर 105 मिनट बातचीत हुई है। सोचिए कितनी लंबी बातचीत यहां पर दो दिग्गजों के बीच में की गई है। इमैनुअल के दफ्तर की तरफ से बताया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक समाधान का समर्थन करने पर सहमति जाहिर की। जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मुलाकात इस मामले पर कर सकते हैं। इस मुलाकात पर भी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि खास बातचीत इस विवाद को लेकर इसमें की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन और रूस के तनाव को कम करने को लेकर व्लादिमीर पुतिन से कभी भी मिलने को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया है, जेलेंस्की ने म्यूनिख सभा सम्मेलन से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मुलाकात का यह प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने कहा कि संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूक्रेन सिर्फ कूटनीति के रास्ते पर ही चलता रहेगा। और यूक्रेन के भारतीय दूतावास के कर्मचारी और अधिकारियों के परिवार को भारत आने को कहा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की तरफ से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि यूक्रेन में वर्तमान हालात को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्र और नागरिक फौरन यूक्रेन छोड़ दें। जानकारी दे दें कि यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ वापसी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं जो भारत से जाकर वहां पर बसे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी वापसी के लिए भी कई प्रतिबंध भारत सरकार अब तक हटा चुकी है। और भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके पीछे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव है। रूस ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल का मॉक ड्रिल किया है। यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी भी हालात ऐसे हैं, कभी भी बड़ा युद्ध हो सकता है। ये पुतिन का पावर शो है। ये रूस का न्यूक्लियर ड्रिल है। रूस ने एक साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया। आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा ये मिसाइल रूस की थर्मो न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 है, जिसके परीक्षण के बाद दुनिया के लिए इशारा बिल्कुल साफ है। अगर युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। शनिवार को रूसी सेना ने एक साथ न्यूक्लियर ड्रिल की और अपने लेटेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया। जब ये मिसाइलें लॉन्च हो रही थी तो क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति सिचुएशन रूम में बैठे थे। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल को वो अपने सबसे खास दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ देख रहे थे। रूस ने मिसाइल ड्रिल का जो वीडियो दुनिया को रिलीज किया है उसमें उसके आधुनिक जेट Su-35 भी दिख रहे हैं जो जमीन पर अपने निशाने को नेस्ते नाबूद कर रहे हैं। वहीं समुद्र में भी रूसी नौसेना पूरी तरह एक्टिव दिखी। रूसी पनडुब्बी और जंगी जहाजों ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो समंदर से सीधे जमीन पर टारगेट करने वाला था।
मॉक ड्रिल के बाद जो जानकारी दी है वो अमेरिका और यूरोप के लिए मैसेज है। रूस का कहना है कि शनिवार को हुए सैन्य अभ्यास में Tu-95 बॉम्बर्स और पनडुब्बी भी शामिल थे। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वॉलेरी गेरासिमोव का कहना है कि उनके सभी मिसाइल टारगेट पर गिरे और जो एक्सरसाइज उनकी सेना ने किया उससे उनकी सेना और बेहतर हुई है। रूस का ये सैन्य अभ्यास तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों को डर सता रहा है कि यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने करीब 2 लाख से अधिक सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है। क्रेमलिन ने जोर देकर कहा कि रूस का हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मॉस्को ने मांग की है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों को नेटो सैन्य गठबंधन से बाहर रखें, यूक्रेन में हथियार तैनात न करें और नेटो सेना को पूर्वी यूरोप से वापस बुला लें। और इस चुनाव के अपने पहले इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में फिर सरकार बनेगी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। और इस चुनाव के सबसे बड़े इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी को गठबंधन की जरूरत ही नहीं और चुनाव के बाद भी किसी नए गठबंधन से इनकार किया। मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर तो तालमेल? राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए। तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस चुनावी मौसम में न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। इस चुनाव के सबसे बड़े इंटरव्यू में शामिल इस पूरे इंटरव्यू को जरूर देखिए आज रात 8 बजे। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि AFP के हवाले से खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति बेलारूस से सेना हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों और पुतिन तनाव को घटाने को लेकर तैयार हो गए हैं। इमैनुअल और व्लादिमीर पुतिन ने त्रिपक्षीय बातचीत के लिए वो तैयारी मान ली है और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल, रूस और यूरोप के OSCE कि ये तीनों संगठन इस संकट को हल करने को लेकर बातचीत करने वाले हैं। यानी कि एक बड़ी बातचीत बड़े स्तर पर होने के लिए तैयार है। यूक्रेन संकट को कूटनीतिक समझौते के तहत हल करने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि महायुद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी बैठकों का दौर जो है वो पूरी तैयारी के साथ भी दिखाई दे रहा है ताकि इस महायुद्ध के संकट को टाला जा सके। वर्ल्ड वॉर होगा तो जाहिर सी बात है तबाही की भयानक तस्वीरें नजर आएंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश यही जारी है कि महायुद्ध जैसे हालात बने तो हुए हैं लेकिन महायुद्ध होने ना पाए। तो जयदीप हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक छात्र हैं। इसके अलावा लोकेश कुमार हमारे साथ हैं, वो भी एक छात्र हैं। वीणा हमारे साथ एक छात्र हैं। शिवम शर्मा भी हमारे साथ हैं। फिरोज अहमद हमारे साथ हैं और आप सभी छात्र हैं। सबसे पहले स्वागत करती हूं आपका। एक ऐसे हालात में हम फिर बातचीत करने की कोशिश कई छात्रों से अब तक कर चुके हैं जिनसे बातचीत भी हुई है। आप तीनों हमारे साथ हैं, हालात को समझते हैं। जयदीप, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है क्योंकि महायुद्ध जैसे हालात सीधे तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं? हूँ अभी हाल हमारे सिटी में तो कुछ युद्ध का दिख नहीं रहा है, पर हम जैसे न्यूज सुन रहे हैं आपकी वजह से, न्यूज 18 है और न्यूयॉर्क टाइम्स है, वियन है, उनसे न्यूज हम सुन रहे हैं। हमको लग रहा है कि 2-3 दिन में कुछ ज्यादा न्यूज में आ रहा है। इनसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था आपकी चैनल में, तब तक ऐसा कुछ था नहीं इतना ज्यादा, पर अभी 2-3 दिन से ज्यादा न्यूज में आ रहा है तो थोड़े स्टूडेंट चिंतित है कि अब क्या होगा। सो इसलिए सब स्टूडेंट इंडिया जाने को सोच रहे हैं। अभी मैं भी 24 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ और ये कहना था कि स्टूडेंट को आने में दिक्कत ये हो रही है कि अभी हाल हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफलाइन चल रही है, तो सब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ऑफलाइन स्टडी है तो कैसे इंडिया जाए, और ये सिचुएशन हमारे सामने है अभी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जयदीप बता रहे हैं कि वो यूक्रेन में मौजूद हैं और 24 तारीख की जो टिकट है बुक करवाई है, वापसी उनके हिंदुस्तान में यहाँ पर होने वाली है। आपसे बातचीत करेंगे कि आपका कोई कोर्स वहाँ पर रह गया या कितने सालों से आप रह रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है वहाँ पर। हमारे साथ कुछ और भी छात्र मौजूद हैं, हमारे साथ लोकेश मौजूद हैं। लोकेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है, क्या आपके जहन में चल रहा है, क्या आपको लग रहा है जो हालात बन रहे हैं छात्रों के लिए, कितना दहशत भरा माहौल? मैं अभी कल ही कोटा आया हूँ। मैं झालावाड़ से रहता हूँ, यहाँ पे झालावाड़ आके अभी रुका हूँ। तो मैं वहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो इतनी कंडीशन में निकला था जिस समय इतनी खराब नहीं थी, धीरे धीरे कंडीशन बढ़ भी रही है। ये नहीं कह सकते कि वॉर कब तक चलेगा या कब तक रहेगा, कब ज्यादा हो जाए ये भी नहीं बोल सकते, पर ये है कि जल्दी से जल्दी वहाँ निकल जाए तो वो अच्छा है, अपने घर वापस आ जाए। अरे सभी को टेंशन होती है कि अब हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और इसी की चिंताजनक हमारे पेरेंट्स ने हमें जल्दी टिकट करवा के वापस बुला लिया। तो खुशनसीब मानते हैं क्योंकि हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, भारत सरकार ने भी यहाँ पर सलाह दी है कि वापसी यहाँ पर छात्रों को कर लेनी चाहिए। आप वक्त पर पहुंच गए, मानते हैं कि खुशनसीब है, कम से कम तय वक्त पर पहुंच पाए अपने परिजनों के पास? कि मैम वो फ्लाइट मिल गई हमें नसीब से हमारे से, तो हमने, हमारे प्राइस भी बहुत ज्यादा थी, फिर भी पापा ने बोला ठीक है। और आपकी बातचीत में जरूर जानूंगी जयदीप आपसे भी और लोकेश आपसे भी कि आपके जो दूसरे बाकी छात्र दोस्त हैं उनके साथ अगर बातचीत हो रही है तो क्या वो कह रहे हैं, किस तरह से वो वापसी करना चाहते हैं। फिरोज अहमद खान भी हमारे साथ में है। फिरोज, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ आपके जहन में इस वक्त चल रहा है? क्या आपकी भारत वापसी हो चुकी है? नहीं मैम, मैं अभी यूक्रेन के ओडेसा सिटी में हूँ
जी, वहां किस तरह के हालात है फिर फिरोज, ये आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे? मैम हालात जो है यहाँ भी मतलब ये नहीं कह सकते कि वॉर जैसे हालात है, बट मैम ये भी कहना मुश्किल नहीं होगा कि वॉर हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि मैम अभी कल जो है यहाँ पे यूनिटी मार्च निकला था यहाँ के सिटीजन्स का और यहाँ की आर्मी का। मतलब यूक्रेन के साथ स्टैंड के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हम कल बाहर निकले थे तो देखे पूरी स्ट्रीट पे जो है और पोर्ट तक जो है पूरी सिटीजन्स लगे हुए थे अपने फ्लैग को लेके, और यूक्रेन के साथ खड़े थे सारे लोग, और एक स्लोगन जो है वो कंटिन्यूअसली बोल रहे थे। तो हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। हालात ना बिगड़ते तो इतनी सारी चीजें जो है दुनिया हमारे सामने, ये सारी चीजें ना आती जो आज हम फेस कर रहे हैं सारी चीजें। तो जयदीप छात्र हैं, इसके अलावा फिरोज भी छात्र हैं और दोनों ही इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, पढ़ाई जारी है। किस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है वो आपसे आगे जरूर जानेंगे। और लोकेश वापसी कर चुके हैं, शिवम भी हमारे साथ मौजूद है। शिवम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या वापसी कर चुके हैं या फिर यूक्रेन में मौजूद हैं, तो उसके बाद हम जानेंगे कि हालात किस तरह से हैं। जी, अभी इस हम यूक्रेन में ही एक शहर में मौजूद हैं। यहाँ पे हालात हैं वो सब। जी बताइए शिवम। अच्छा, आप मौजूद हैं यानी कि यूक्रेन में, तो आपको लगता है कि आपको भी जल्द से जल्द वापसी कर लेनी चाहिए भारत, अपने परिजनों के पास आ जाना चाहिए शिवम? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि ऐसा है कि इंडियन एम्बेसी ने 2-3 बार हम लोग को एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप लोगों को अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो आप लोग को अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन इसमें बैरियर का काम जो है वो 2-3 चीजें कर रही हैं अभी फिलहाल। जैसे आपको जो फ्लाइट्स की टिकट है वो एक तो हम लोग को जल्दी फ्लाइट्स नहीं मिल रही है, प्लस जो मिल रही है वो 80,000 90,000 प्लस की फ्लाइट्स हैं। जो नॉर्मली जो 20-30,000 का टिकट जो रहता है वो 80-90,000 पे जा रहा है। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहा है। बिल्कुल, ये हर उस छात्र के लिए दिक्कत पैदा करते हुए नजर आ रहा है जो वाकई आर्थिक तौर पर पहले वहां पहुंच रहे हैं और युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ये तमाम मुद्दे भी जो हैं वो वाकई जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। जयदीप, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे और कितने भारतीय छात्र आपके आसपास मौजूद हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है? किस तरह से परिजनों से आपकी और आपके दोस्तों की बातचीत हो रही है? फिक्रमंद होंगे, जाहिर सी बात है। क्या फैसला आगे की तरफ अब आपको लग रहा है कि लेना चाहिए, जो छात्र मौजूद है वहां पर? जी हाँ, मेरे यहाँ पे हम 5 लोग साथ में रह रहे और सब सोच रहे हैं कि इंडिया जाए या ना जाए, पर मैंने कल फैसला मेरा ले लिया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि इंडिया जाए, और टिकट्स जो है उसके दाम 2-3 गुना 4 गुना बढ़ रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि एयर इंडिया मदद के लिए आ रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी टिकट 20-30,000 है कीव से दिल्ली की वन वे की, और एयर इंडिया मदद में आ रही है और बोल रही है कि हम मदद में, और वो उसकी टिकट 62,000 में बेच रहे हैं। तो ये मदद है या क्या है, ये हमको समझ नहीं आता। चलिए, ये भी एक मुद्दा है, उस पर भी बातचीत यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। परिजनों से आपकी क्या कुछ बातचीत यहाँ पर हो रही है वो भी आपसे जानेंगे। लोकेश, क्योंकि आप वापसी कर चुके हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर है, जाहिर सी बात है आप सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे पूरी तरह से, पर आपको लगता है जिन दोस्तों से आपकी इस वक्त बातचीत चल रही होगी, क्या वो भी सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द वापसी कर ले, क्योंकि महायुद्ध जैसे हालात बनते नजर आते हैं? यस मैम, सारे दोस्तों से जिससे भी बात हो रही है वो बोल रहे कि हम जल्दी से जल्दी इंडिया आना चाहते हैं अपने घर, और वो चाहते हैं कि जल्दी फ्लाइट अवेलेबल हो। अभी जो भी फ्लाइट अवेलेबल हैं सारी फुल बता रहे हैं, लगभग 28 तक तो फुल ही बता रहे हैं। और उसके पहले जो फ्लाइट भी मिल रही है तो उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लगभग 3-4 गुना हो रही है, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से सारे वहाँ फंसे हुए हैं। शिवम, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? परिवार के साथ आपकी क्या कुछ बातचीत इस वक्त चल रही है? कितना फिक्रमंद आपके परिजन इस वक्त हो रहे हैं? क्या आप भी टिकट वापसी करवाने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अभी हालात उस हद तक नहीं बिगड़े हैं? क्या आप इस वक्त अपने आसपास देख रहे हैं? जी, परिजनों से बात करने का ये है कि नॉर्मली हम लोग को दिन में 1 बार या 2 बार हमारी बात होती थी पहले। अब दिन में 50 फोन्स आ जाते हैं। अगर हम लोग का कभी बाय चांस नेट ऑफ रहता है तो उन लोग की 4-4 8-8 मिस हमारे पास रहती है। परिजनों का कहना ये है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, इतना देर मत कीजिए। कल को
कोई फायदा नहीं है अगर ज्यादा लेट हो गया। और इसके पीछे वजह भी जायज है, क्योंकि जिस भविष्य को संवारने के लिए आपके परिजनों ने, माता पिता ने वहां पर भेजा हुआ है, जब वही भविष्य खतरे में नजर आ रहा है तो उनका फिक्रमंद होना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के जरिए ही हम बता पा रहे हैं कि जो वापसी कर चुके हैं उनके लिए ये कितना बड़ा एक सौगात के तौर पर है, और जो वहां मौजूद हैं हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हर भारतीय छात्र सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापसी कर सके। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और रूस लगातार दुनिया को भरोसा दे रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। पिछले 72 घंटे में रूस ने कई मौके पर अपनी सेना बॉर्डर इलाकों से कम करने का दावा भी किया, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने एक हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लाखों विमानों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रहा है कि रूस ने अपने सैन्य ठिकाने पर बड़ी तादाद में अपने सैनिकों और बख्तरबंद उपकरणों को तैनात किया है। इसके अलावा बेलारूस, क्राइमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर अभी भी रूस की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। रूस की इन तैयारियों को देखकर ही शायद अमेरिका का कहना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और रूस का मकसद यूक्रेन के साथ तनाव कम करना नहीं बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस पर झूठ बोलने और दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है और उसने जंग की तैयारी पूरी कर ली है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त और पुतिन बातचीत की टेबल पर आकर इस विवाद का हल निकालें। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर दोहराया कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन वो हर सूरत हाल में यूक्रेन की मदद करता रहेगा। Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. अमेरिका रूस पर यूक्रेन के खिलाफ फॉल्स फ्लैग रणनीति अपनाने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हो रहे हमले रूस की फॉल्स फ्लैग रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। फॉल्स फ्लैग का मतलब होता है कि कोई देश पहले अपने हिस्से में सुनियोजित हमला करे और फिर इसका उपयोग दूसरे देश पर मढ़कर उस पर जवाबी कार्रवाई करे। Russia has embarked on, and that everything that we're seeing, including what you've described in the last 24-48 hours, is part of a scenario that is already in play, of creating false provocations, of then having to respond to those provocations, and then ultimately committing new aggression against Ukraine.